जोशीमठ से आपको बताएंगे। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पागल नाला 2 दशक से ज्यादा वक्त से नासूर बना हुआ है। आपको बताएं कि आए दिन यहां पर पहाड़ी से मलबा दरकता है, जिसकी वजह से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। शुक्रवार रात से पागल नाला पर एक एम्बुलेंस फंसी हुई है। भूस्खलन से 2 गांव टंगड़ी मल्ली और टंगड़ी तल्ली भी खतरे की जद में है, जिसकी वजह से ग्रामीण दहशत में है। सड़क बंद होने से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। गाड़ियों पर मलबा और बोल्डर गिरने का खतरा भी बना हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जोशीमठ में लगातार दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। पागल नाला पर पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से दिक्कतें और ज्यादा बढ़ रही हैं और रास्ते बंद हैं। खतरा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश की जा रही है कि यातायात एक बार फिर से सुचारू हो, लेकिन इस वक्त बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पागल नाला नासूर बना हुआ है। आए दिन यहां पर पहाड़ी से मलबा गिरता है, जिसकी वजह से रास्ते प्रभावित होते हैं। बताया जा रहा है कि रास्ते बंद होने के बाद से बीआरओ की टीम लगी हुई है और इस रास्ते को अभी तक भी नहीं खोला जा सका है, भारी मलबा जमा होने की वजह से। आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। ये रास्ता फिलहाल बंद है। जो आसपास यहां पर लोग रहते हैं वो भी डर के साए में जीते हैं। लगातार पहाड़ी से मलबा दरक रहा है। बारिश का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है और ऐसे में पहाड़ों पर इस वक्त बार बार मौसम बदलने से लोगों की परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। उत्तराखंड के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जोशीमठ में सुबह 5:59 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि रुद्रप्रयाग में सुबह 5:59 पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 बताई जा रही है, मापी गई है। जोशीमठ के पास भूकंप का केंद्र रहा। चमोली में भी सुबह 5:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय उप तहसील धौंतरी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो ये इलाके हैं जहां पर सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। जोशीमठ में बताया जा रहा है कि 6 बजे के आसपास लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। इसके साथ साथ अल्मोड़ा में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। रुद्रप्रयाग में भी सुबह 6 बजे के आसपास भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। उसके बाद लोग अपने घर से बाहर निकल गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई। और आपको बता दें कि बिल्कुल सुबह 6 बजे के आसपास 5:59 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जोशीमठ में सुबह 6 बजे के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तरकाशी से दिग्वीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिग्वीर, कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। ताजा अपडेट बताइएगा, स्थिति क्या है इस वक्त? जी, आपको बता दूं जनपद उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए और आपको बता दूं जो डुंडा तहसील के अंतर्गत धौतरी क्षेत्र पड़ता है। काफी बड़ा क्षेत्र है इसमें, जो कि लोगों को काफी परेशान हुए और लोगों जब भूकंप आया तो भूकंप लगभग ये बताया जा रहा है कि 4.2 के आसपास आया है और इसमें जो कि लोग अपने घरों से बाहर निकले और काफी भयभीत हुए। तो कहीं ना कहीं भूकंप के झटके आज भी जो लोगों को परेशान कर रहे हैं और लोग भयभीत होकर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो भूकंप के झटके लगातार बने हुए हैं और जिस कारण जो कि जनपद में जो उत्तरकाशी जनपद है ये आपदा से ग्रसित जनपद है और जिससे जो कि जगह जगह जो कि जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं तो लोग काफी परेशान हैं और जिससे ये महसूस होता है कि जो भूकंप जो भूकंप है, भूकंप से जो लोग हैं वो काफी परेशान है। जी दिग्वीर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम का मिजाज भी बदल रहा है, ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से क्या चेतावनी है आगे के लिए? जी, आपको बता दूं मौसम विभाग के जो अनुसार है, जो कल भी बारिश हुई थी और जो लगातार देर रात को लगातार बारिश हो रही है और जो जगह जगह जो गंगोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह बाधित हो रहा है, तो कहीं न कहीं मौसम भी जो कि रात में तेज बारिश होने से जो लोगों को जगह जगह नुकसान की खबरें आ रही है, तो कहीं न कहीं इस बार मौसम भी काफी डरावना
बना हुआ है और दूसरी तरफ भूकंप के झटके लोगों को महसूस हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो आम जनजीवन है वो आज की डेट में जो कि अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बिल्कुल, आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर पल पल बदलता मौसम इस वक्त परेशानी बढ़ा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुद्रप्रयाग में बारिश इस कदर कहर बनकर बरसी कि हर तरफ तबाही मचा दी। सिरोग बगड़ में नेशनल हाईवे पानी के साथ बहकर आए मलबे में कई वाहन दब गए, तो वहीं सड़क पर मलबा आने से रोड भी बाधित हुआ है। ये तस्वीर देखिए पूरी रिपोर्ट में। जरा सोचिए, अगर कोई राहगीर टूटती हुई इस चट्टान की चपेट में आ जाता तो उसका क्या होता। जिस जगह ये चट्टान गिरी है उसके कुछ ही दूरी पर कुछ लोग भी खड़े नजर आ रहे हैं। अगर ये लोग कुछ आगे होते तो इनकी जान बच पाना मुश्किल था। सिरो बगड़ में बारिश के बाद पानी के साथ बहकर आए मलबे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। इन वाहनों की हालत देखिए, ये कैसे मलबे में दबे हुए हैं। कहीं कार मलबे में दबी है तो कहीं कोई दूसरा वाहन मलबे की चपेट में है। गनीमत रही कि इसमें सवार लोग समय रहते बाहर आ गए। ये तस्वीर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की है, जहां पहाड़ी से भूस्खलन हुआ और फिर कई वाहनों के ऊपर मलबा आ गिरा। इस ट्रक की हालत भी देखिए, यह आधा सड़क पर है और इसका आधा हिस्सा सड़क से नीचे है। इसी तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मलबा किस कदर मुसीबत बन गया है। अब आप इस कुदरती आपदा की कहानी खुद चश्मदीदों की जुबानी सुनिए। बारिश होगी बहुत तेज, आगे से मलबा आ गया, पीछे से मलबा आ गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, बस पूरी गाड़ी में मलबा आ गया। परेशान, रात भर परेशान, बेचारे पुलिस वाले आए, उन्होंने आके हमारी हेल्प करी, जब जाकर हम निकले रात। नेशनल हाईवे पर जगह जगह पहाड़ी से आया मलबा बिखरा हुआ है। अगर इसे साफ कर भी लिया गया तो आने वाले दिनों में भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं होने वाली। दरअसल इस बात की पूरी आशंका है कि बारिश के बाद ये पहाड़ फिर से दरक सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिवरी की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे बंद है। भारी बारिश की वजह से हाईवे बंद है। लगातार ये स्थिति देखने को मिल रही है और हाईवे पर कई जगहों पर मलबा जमा है, जिससे हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं जानकारी कि बद्रीनाथ हाईवे और केदारनाथ हाईवे दोनों ही इस वक्त बंद है। वहां से आवाजाही पूरी तरीके से बंद है क्योंकि हाईवे पर मलबा जमा है और इसकी वजह से आवाजाही बंद है। और आज टिहरी के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बता दें आपको कि रोज अलग अलग जिलों के दौरे पर सीएम हैं और सीएम के दौरे के बीच मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। आज भी कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, ऐसी चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से है। कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से सड़कें भी बाधित हैं। दो तस्वीरों के जरिए आपको आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि मुख्यमंत्री के अलग अलग कार्यक्रम हैं। टिहरी झील का मुख्यमंत्री भ्रमण करेंगे क्योंकि टिहरी दौरे पर है मुख्यमंत्री और दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री सरस्वती विद्या मंदिर पहुंचेंगे और कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। दोपहर 3:30 बजे सरिया अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे टिहरी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और टिहरी झील का सबसे पहले वो भ्रमण करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जाहिर की गई है कि बारिश हो सकती है। लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का आज क्या कार्यक्रम है, मिनट टू मिनट बताने के लिए रवि कैंतुरा इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। रवि, आज टिहरी दौरे पर मुख्यमंत्री होंगे, क्या कार्यक्रम रहने वाला है, विस्तार से बताइएगा। और दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी है मौसम को लेकर, विस्तार से उसकी भी जानकारी दीजिए।
जय, देखिए मुख्यमंत्री 10:15 बजे देहरादून से टिहरी के लिए रवाना होंगे। 11 बजे वो टिहरी झील पहुंचेंगे, जहां पर टिहरी झील का उनका भ्रमण कार्यक्रम है और इसके साथ ही टिहरी झील को लेकर किस तरीके से पर्यटकों के लिए इसको और ज़्यादा आकर्षित बनाया जा सके, इसके लिए बड़ी घोषणाएं भी आज मुख्यमंत्री वहां पर कर सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का इसके बाद का कार्यक्रम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में है, जहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और कई जो वहाँ पर योजनाएँ हैं और टिहरी को आज कई सौगातें मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 3:30 बजे उनका तमाम जो वहाँ के अधिकारी हैं उन अधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी है और इस बैठक में मुख्यमंत्री तमाम जो भी टिहरी ज़िले के लिए जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं उन योजनाओं के बारे में उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे कि क्या कुछ उन योजनाओं में अभी तक हुआ है और किस तरीके से आगे उन योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। तो आज का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है। ऐसे मुख्यमंत्री प्रदेश के 13 जिलों में भ्रमण कर जो कार्यक्रम है उनका शेड्यूल तय हो चुका है। अभी तक वो कुमाऊं के अल्मोड़ा, नैनीताल और अन्य जनपदों में भ्रमण कर चुके हैं। इससे पहले वो श्रीनगर भी गए थे और इसके बाद जो है जितने भी 13 जिले हैं वहाँ पर उनको जाना है और साथ ही साथ लोगों के साथ भी उनकी जो जनसभाएं हैं वो भी रहेंगी, जो कि आज टिहरी में भी है। और इन जनसभा में लोगों की क्या शिकायतें हैं, उन शिकायतों के समाधान के लिए भी जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित मुख्यमंत्री के माध्यम से किया जाएगा। तो आज का महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री का टिहरी का है और ऐसे ही आने वाले वक्त में वो तमाम जिलों का भ्रमण करेंगे। जहाँ तक मौसम की बात है जी, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार आफत की बारिश बरस रही है और हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों में जिस तरीके से बारिश बरस रही है, इस बारिश को देखते हुए हाई अलर्ट लगातार अभी भी जारी है और अभी भी 13 से 14 तारीख तक मौसम विभाग का कहना है कि इसी तरीके की आफत की बारिश बरसती रहेगी। मैदानी इलाकों में बारिश का जो अलर्ट है वो जारी है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं खासतौर पर बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी या रुद्रप्रयाग जिलों की हम बात करें तो इन जिलों में हाई अलर्ट है। जो इनके ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है और लगातार इस तरीके की बारिश का जो सिलसिला है वो उत्तराखंड में जारी है। और ऐसे में तमाम जो SDRF है उसको तैनात किया गया है और तमाम जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरीके की जो भी घटना होती है, जो भी जिस तरीके की आपदाएं हैं वहाँ पर त्वरित कार्रवाई की जाए, रेस्क्यू अभियान चलाया जाए और इसके साथ ही जो भी लोग इनसे प्रभावित हो रहे हैं उनको मुआवजा दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि उत्तराखंड में इस वक्त चल रही हैं। आपदा के लिहाज से हम बात करें तो उत्तराखंड बेहद संवेदनशील है और जैसे एक तरफ जो बारिश का कहर है तो हम देख रहे हैं जिस तरीके से हम दर्शकों को दिखा रहे थे कि भूकंप के झटके भी उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में महसूस किए गए हैं। तो पहाड़ों की परेशानी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है मौसम की वजह से। एक तरफ देखिए भूकंप के झटके भी महसूस किए गए, लगातार बारिश की वजह से कई रास्ते भी बंद है, तो वहां के लोगों के जीवन पर इसका असर दिखाई दे रहा है। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और देहरादून से बड़ी जानकारी, कांग्रेस के एक विधायक के भाजपा में शामिल होने की चर्चा है। बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के एक और विधायक। सूत्रों के हवाले से बेहद अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के पुरोला विधायक राजकुमार के शामिल होने की खबरें हैं और हाल ही में निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने कुछ और विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया था और उन्हीं दावों के मुताबिक अब एक और अहम खबर फिलहाल सूत्रों के हवाले से है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने दावे किए थे अब उस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, बेहद अहम जानकारी मिल रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है लेकिन आप वहां पर मौजूद हैं, लगातार आपकी नजर भी है राजनीतिक गतिविधियों पर। आज कांग्रेस के एक विधायक शामिल हो सकते हैं बीजेपी में, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, क्या तस्वीर बनती हुई दिख रही है? बिल्कुल जया, देखिए ये एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जो है निकल कर आ रही है और जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि पुरोला से जो कांग्रेस के विधायक हैं राजकुमार, वो आज बीजेपी का दामन दिल्ली में थाम सकते हैं। और इससे पहले हमने देखा कि प्रीतम सिंह जो कि निर्दलीय विधायक थे उन्होंने कुछ ही दिन पहले बीजेपी का दामन थामा है, क्योंकि अब चुनाव बहुत करीब है और ऐसे में लगातार पार्टियों का ये दावा है, चाहे हम बीजेपी की बात करें तो उनका कहना है कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के कई नेता और विधायक उनके संपर्क में। लेकिन अब जो दल में जिस तरीके से अब दामन थामने की जो बात सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि चुनाव से पहले इस तरीके की राजनीति अक्सर उत्तराखंड में देखने को मिली है और अब ये बड़ी खबर आ रही है, तो कांग्रेस को यहाँ से एक बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि कांग्रेस हमने देखा कि 2017 में सिर्फ 11 सीटों पर सिमट गई थी और इस वक्त जो है अब चुनाव से पहले ठीक करीब 38 लोगों के टिकट भी जो है फाइनल कर दिए गए हैं। जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट जो है ये लगभग तय माना जा रहा है कि जो इस वक्त विधायक हैं कांग्रेस के उनको ही दोबारा मौका दिया जाएगा। और ऐसे में अगर कुछ लोग पार्टी छोड़ते हैं तो ये बड़ा झटका पार्टी के लिए हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जहां 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं
बीजेपी को अपनी वापस रिपीट करना है, अपनी साख को बचाए रखना है, और वहीं जो कांग्रेस है उसको वापस सत्ता वापसी करनी है। जिस तरीके से पूरी धराशाही बीजेपी ने कांग्रेस को 2017 में किया था, वहां पर अपनी सत्ता वापसी के लिए बिल्कुल रवि, बड़ी चुनौती होगी कि कैसे कांग्रेस अपने कुनबे को बचाती है, क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ते जा रहा है। एक के बाद एक जो नेता हैं वो शामिल होते जा रहे हैं। इस खबर पर आप नजर बना के रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चुनाव करीब आते ही अब कांग्रेस में रूठों को मनाने की कवायद हो रही है। पार्टी ने फैसला लिया है कि 2017 से अब तक निष्कासित किए गए कार्यकर्ताओं को फिर से पार्टी में शामिल किया जाएगा, और इसके लिए कांग्रेस ने बकायदा 4 सदस्य कमेटी का गठन भी किया है। 15 दिन के अंदर ये कमेटी संगठन को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और इसके बाद निष्कासित किए गए कार्यकर्ताओं को कांग्रेस घर वापसी कराएगी। तीनों अलग अलग क्षेत्र के गढ़वाल और कुमाऊं के, और उससे वो लोगों से विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे, उनके आवेदन पत्रों में का अवलोकन करेंगे, और उनकी जो आख्या आई है, जो लोग निष्कासित थे, जो उन्होंने अपना जवाब दिया है, उसका अध्ययन सम्यक उसमें अध्ययन करेंगे। उसमें अध्ययन करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। उसके बाद कांग्रेस कमेटी गुण दोष के आधार पर किसको वापस लेना है, नहीं लेना है, वो कांग्रेस कमेटी बैठ के विचार करेगी। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताएं। देहरादून से बड़ी जानकारी मिल रही है। बीजेपी में चुनाव से पहले घमासान जारी है। धर्मपुर विधानसभा से विधायक और पार्टी नेताओं में घमासान तेज है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली से नाराजगी के चलते इस्तीफा है, और मंडल अध्यक्ष के साथ महामंत्री और एक उपाध्यक्ष ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। चारधाम यात्रा को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधानसभा के सामने धरना देने वाली है, और 13 सितंबर को सुबह 10:30 बजे ये धरना कांग्रेस का शुरू होने वाला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में धरना दिया जाएगा विधानसभा के बाहर। चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर लगातार ये विवाद देखने को मिल रहा है, और इसी कड़ी में अब आगे की रणनीति कांग्रेस ने साफ कर दी है। विधानसभा के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। और अब खबर जोशीमठ से है, जहां जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। बता दें आपको कि भगवान बद्रीनाथ का मंदिर सोने की तरह चमक रहा है। कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं को दर्शन की परमिशन नहीं है, और इसीलिए बद्रीनाथ धाम में सन्नाटा पसरा हुआ है। जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो बद्रीनाथ धाम के इस दिव्य रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। आप भी देख पा रहे हैं ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा पर आप देख पा रहे हैं। इस वक्त सोने की तरह मंदिर इस वक्त चमक रहा है। कोविड के दौरान श्रद्धालुओं के लिए परमिशन नहीं था। और एक और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बताएं, 15 सितंबर को नए राज्यपाल शपथ ले सकते हैं, इस बात की जानकारी मिल रही है। नए राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शपथ लेने वाले हैं। राजभवन की ओर से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी तेज कर दी गई है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र चौहान उन्हें शपथ दिलाएंगे, उसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं देहरादून से। इस वक्त बड़ी खबर, 15 सितंबर को नए राज्यपाल शपथ ले सकते हैं, जिसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं उत्तराखंड में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि राज्यपाल के तौर पर एक दलित महिला को जिस सम्मान के साथ लाया गया था, और अब अचानक उन्हें गैर राजनीतिक कारणों की वजह से हटाना कई सवाल खड़े करता है। हरीश रावत ने कहा कि उन्हें सूत्र बता रहे हैं कि सरकार और गवर्नर हाउस के बीच खटपट की वजह से उन्हें हटा दिया गया है, जबकि लगातार इस तरीके की खबरें हैं कि यूपी में सक्रिय राजनीति की शुरुआत बेबी रानी मौर्य कर सकती हैं, और इस वजह से ही उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन अब हरदा की तरफ से इस पर सवाल उठाए गए हैं। राज्यपाल महोदया ने कई अनियमितताओं की तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था, तो किसको कौन अप्रिय लगा, मगर जो कुछ भी हुआ इससे राज्य में इंस्टीट्यूशंस की निष्पक्षता खतरे में आई।